जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे, जब मैं कल लाइव आया था तो वो बोल रहे थे कि सर ये कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सी जॉब अच्छी नहीं है, और क्या होता है इसमें। जैसे एससीएम की जॉब के बारे में पूछ रहा था कोई दोस्त, कोई पूछ रहा है इसके बारे में। तो भाई देखो, इस टाइम आप जिस पड़ाव में हो तो उस पड़ाव में क्या है ना, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट और बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है तो उस साइड जाओ, नहीं तो आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करो पहले और किसी एक एग्ज़ाम को क्रैक करो। क्योंकि इस टाइम भाई देखो, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है ना कि आप किसी अगर एक एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई नहीं करोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, आपको वो जो है आपको जहाँ जैसे आपका कोई कुछ एम बड़ा है तो पहले अगर आप फाइनेंशियली ठीक हो तो आप उस सीधे अपने जो एम है आपके उसको परस्यू कर सकते हो। अगर नहीं ठीक हो तो पहले आप एक जॉब लेने का प्रयास करो पहले। क्योंकि अभी तो जो है कि देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे जॉब की स्कार्सिटी होती जा रही है। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कोई ना कोई एक जॉब ले लेनी है, और जॉब लेने के बाद जो है आप अपनी प्रिपरेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों कोई भी जॉब ऐसी नहीं है कि ये बेकार है, ये अच्छी है, या फिर इस जॉब में देखो हर जॉब में कमियां होती हैं। तो आपको उसमें क्या है, एडजस्ट करना पड़ेगा भाई देखो। और अगर आप अपने जो गोल तक पहुंचना चाहते हो, जो आपने लक्ष्य बनाया है पहुंचना चाहते हो उसको, तो आपको देखो ये बहुत बड़ा जर्नी होती है, बहुत सिंपल जर्नी होती है। सिलेक्शन लेने की जर्नी जो होती है बहुत ही टफ जर्नी होती है। आप लोग सोचते हो कि इसमें भी हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। आपको प्रिपरेशन अपनी जो है किसी एक एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आज के टाइम पे सिलेक्शन हो। चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस ही कर रहे हो, चाहे बीएसएफ आरओआरएम कर रहे हो, चाहे बीएसएफ एससीएम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम सीजीएल कर रहे हो, चाहे सीपीओ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो है कंटिन्यू लग करके कम से कम 3 से 4 महीने तो मिनिमम जो है 3 से 4 महीने तो, अगर आपकी तैयारी अच्छे बैक में है तो रिवीजन करके एग्ज़ाम दोगे तभी होता है। कोई कितना भी ब्रिलियंट हो लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, एक कंटिन्यूटी बना के पढ़नी पड़ेगी डेली का। उसे जो डेली का डेली 7 से 8 घंटे 7 से 8 घंटे देना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। भाई आज के टाइम में जो भाई ना, कोई भी एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं है जिसे कि आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये एग्ज़ाम तो मेरे से निकल जाएगा। आप एक बार उस एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम की अलग स्पेशलिटी है, इस एग्ज़ाम में अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं जिनकी तैयारी मेरी है नहीं। तो आपको जैसे आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे आप अभी अगर मान लो कि बीएसएफ के किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे आरओआरएम हो गई, या फिर मिनिस्ट्री टारगेट में हो, या फिर दिल्ली पुलिस किसी भी एग्ज़ाम के टारगेट में हो, तो आपको क्या करना है कि पूरी फोकस के साथ उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यूटी के साथ डेली लगाने हैं, जिससे कि आपको एक रिदम बने, उसका एक पैटर्न पकड़ में आएगी इसमें क्या आता है। और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान, जैसे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट आरओआरएम की, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जो मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हर एक क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करनी है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, और मुझे ये क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ। और ये जो पूरी प्रोसेस है, आपको मॉक टेस्ट के थ्रू एनालिसिस करना खुद का, क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रहा है। इस पूरे जर्नी के थ्रू आप ये जानोगे कि आप में जो कमियां होंगी उसे आप सुधारते जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं है वो एग्ज़ाम अच्छा है, पहले आप एग्ज़ाम के लास्ट फेज़ तक पहुँचो भाइयों, उसके बाद आप बोलना कि आपको ये एग्ज़ाम में नहीं जाना है, उस एग्ज़ाम में नहीं जाना है। ठीक है, पहले आप क्या करो कि अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करो जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम जिसमें बैठ रहे हो उस एग्ज़ाम के लास्ट पड़ाव तक जाओ, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, तब आप सोचना कि आपको जाना है या नहीं जाना है। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो तब आप जो है अपने जो मेन आपका एम है उसकी तरफ फोकस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा फाइनेंशियली बैकअप उतना नहीं है, मैं उतने टाइम तक नहीं सस्टेन कर पाऊँगा, क्योंकि देखो भाई ये जो आपके स्ट्रगलिंग का फेज़ होता है ना, वो आप ही जान सकते हो कितना स्ट्रगलिंग फेज़ होता है ये। इसमें आपको खुद को वही लगता है कि कैसे होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस एग्ज़ाम में होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे अपने माइंड को शांत रख करके एक एम जो है बना लेना है और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करते रहनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो मैं आपको आज बताना चाहता था। मेरे भाई कल मैं जब लाइव आया था तो पूछ रहे थे बार बार मेरे से, तो मेरे मन में आया कि एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की टारगेट करो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो भाई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके PYQs को कंटिन्यू लगाने पड़ेंगे। जैसे आप RORM का दे रहे हो, या फिर SCM का दे रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के दे रहे हो,
XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके सिलेबस को कम्प्लीटली देखना पड़ेगा कि क्या इसमें पूछा जा रहा है और क्या डिमांड है एग्ज़ाम की। तो भाई इस जो ये मैं बता रहा हूँ आपको बातें मेरे मन में आई थी, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया कि मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, जिससे उनको समझ में आया कि कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत है, उसमें ये है, तो ऐसा नहीं है कोई भी जॉब। आपको पहले क्या करना है कि एक जॉब अगर आपके फाइनेंशियली वीक हो तो आपको पहले एक जॉब सिक्योर करनी है अपने। अब जो है कि अभी देखो ये जो अभी अपना 8th पे कमीशन आने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग आपकी सैलरी भी अच्छी खासी आने लगेगी। आप अगर अभी जॉब ले लोगे और आपको टाइम ही मिलेगा उसमें पढ़ने का, तो आप अच्छे से आगे निकल सकते हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप जो उस जंजाल से तो बाहर आ गए कम से कम। जो जंजाल है तैयारी का फेज का, उसमें भाई जो बंदा रहता है उसका माइंड काम नहीं करता, उसको लगता है कि मैं सारे कौन से एग्ज़ाम में जाऊँ, कौन से में न जाऊँ, कौन सा दूँ, कौन सा न दूँ। वो सभी एग्ज़ाम में फंस करके किसी भी एग्ज़ाम पे सही टारगेट नहीं कर पाता। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक एग्ज़ाम को नहीं टारगेट करोगे भाई ना, तो आपको सिलेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है इस स्ट्रगलिंग फेज़ में। यहाँ पे देखो कट थ्रोट कंपटीशन है एकदम। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मतलब देखो आज के टाइम पे जो बंदे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा रेगरस मेहनत कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि आप उनको क्रॉस कर सको। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम लो, RORM की एग्ज़ाम जो, हाँ ये मान सकते हैं जैसे RORM को एग्ज़ाम होता है तो इसमें थोड़ा कंपटीशन कम होता है, तो इसमें जो है सिलेक्शन लेना ईजी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम को अगर टारगेट की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पहले क्या करना है, इसके जो सिलेबस है कंप्लीट थोरोली देखना है, क्या पूछा जा रहा है इसमें। प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको टेक्स्ट बुक पे पढ़े होंगे, नहीं तो मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल करा दूंगा इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स कि इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैं अपने इस जो है टेलीग्राम का लिंक आज पिन कर दूंगा और उसमें मैं आपको कंप्लीट जो डिटेल्स दूंगा कि इस पेपर में क्या क्या आता है, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर को थोड़ा बैक में रख के चलना है। तो मैं दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि फिजिक्स में हो या मैथ में हो या इंग्लिश में हो। और GS को मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा साइड में रख के चलो, क्योंकि GS में जो है 10 क्वेश्चंस का है, तो उसमें कुछ आप बोल नहीं सकते, क्योंकि GS आपको थोरोली पढ़नी पड़ेगी पूरी, तो उसको आप अभी स्किप करो। आप दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप अगर 120 नंबर भी अगर ला देते हो, 120 नंबर तक अगर आप कर देते हो, जैसे RO एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, आपका सिलेक्शन का बहुत अच्छा रेशियो रहेगा। क्योंकि पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी, 140 135 तक गई थी, फाइनल जो कट ऑफ थी 135-30 तक गई थी जनरल की। तो दोस्तों ऐसा ही OBC के देख लोगे तो मतलब अच्छा खासा सिलेक्शन रेशियो था उस बार। तो ये है कि लोग बंदे बोलते हैं जैसे कि सर मैं किस साइड जाऊँ, किस साइड नहीं जाऊँ, तो भाई ये आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस साइड जाना है। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है तो आप जो है आपने एम की तरफ जाओ जो आप जिसको आप टारगेट किए हो। अगर नहीं ठीक है, आपको लगता है इतना सस्टेन नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप चुपचाप अपनी तैयारी करो, पहले एक कोई जॉब लो, उसके बाद अपनी तैयारी को फर्दर कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि अगर आप में लगनशीलता है कि आप दूसरी जॉब की तैयारी करना चाहते हो, आप अपने एम को पूरा करना चाहते हो, तो भाई आप कहीं से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलेगा, उस एटमॉस्फेयर में जिसमें आप हो अभी, तो ये समझ लो कि आप उस टाइम अगर वहाँ पे रहोगे ना, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रयास तो पूरी कर रहा हूँ पर मेरा नंबर नहीं आ रहा या फिर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा, तो ऐसा लगता है आदमी को। लेकिन अगर आप एक बार जॉब इसको सिक्योर कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई बात नहीं है, आज नहीं आ रहा है तो कल लाऊंगा, लेकिन मेहनत करते रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और आप जब एक जॉब सिक्योर कर लोगे ना भाई, तो आप केवल एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई करोगे, ये नहीं है कि फर्दर 10 एग्ज़ाम को फिर ट्राई करते रहोगे। आपका जो एम है आप उससे ही परस्यू करोगे उसके बाद। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आप SCM का BSF SCM का देने वाले हो, RORM का देने वाले हो, या फिर कोई भी हो, पुलिस की एग्ज़ाम देने वाले हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो भाई आप पहले मेहनत करो डेडिकेटली, एकदम कंटिन्यूअसली मेहनत करो। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, और 2-2.5 महीने भाई आप इतना मेहनत करो ना कि अगले साल जो पे कमीशन आ रहा है आपका 8वां पे कमीशन, उसमें आपको भी सैलरी मिलना चालू हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यही कंप्लीट जानकारी मैं आपको देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।